प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का सफल एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 9th का हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इससे पहले इसका पार्ट 1 हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाएंगे प्ले लिस्ट में, वहां जाकर के आप इसको देख लेंगे। इसके बाद हम लोगों का हिस्ट्री में मात्र 3 चैप्टर बचेगा, जो काफी छोटे छोटे हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट उसमें नहीं दी गई है। और तीनों चैप्टर को हम लोग वन शॉट के तरह पर कवर करेंगे। 3 क्लासेस होगी, 3 से 4 क्लासेस। उसमें सभी पार्ट थर्ड के जो बुक है आपका हिस्ट्री का, उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो गया है, होम साइंस कंप्लीट हो गया है, साइकोलॉजी लगभग कंप्लीट हो गया है, मात्र 2 चैप्टर उसमें है। तो ये सारी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई है। सिर्फ आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिस्ट्री आपका 2-3 चैप्टर पीछे है, तो ये जल्द ही आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब जो है हिस्ट्री का जो सिलेबस की क्लास है वो रेगुलर चलेगी। आज हम लोग चैप्टर 9 तक को पढ़ने वाले हैं। ये अंतिम क्लास है चैप्टर 9 का। पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुकी है और पार्ट 2 के अंतर्गत पूरी चैप्टर को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, जब थ्योरी को एक ही बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपका नहीं आता है। जब आप पूरे सिलेबस को पढ़ के जाते हैं, एक्सप्लेनेशन को, थ्योरी को पढ़ के जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटता है, सारा बन जाता है। इसलिए हम लोगों को थ्योरी को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आपने ये चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर आप पढ़े हैं तो फिर भी आपको देखना है ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि हम लोगों को रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 9 है शासक और इतिवृत्त। ये आपका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हो चुका है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, इतिवृत्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये सारी चैप्टर्स जो है, सॉरी, ये सारी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। मुगल साम्राज्य के कितने राजा हुए, राजाओं के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों ने जान चुका था। किसका पीरियड क्या है, कौन कब शासन चलाते हैं, ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ चुका था। ठीक है, यहां से हम लोगों का पार्ट 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पार्ट 2 का जो कंटेंट है, सबसे पहला टॉपिक है आईने अकबरी, है ना। तो आईने अकबरी के बारे में हम लोगों ने सुना है अच्छी तरीके से कि आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, जो अकबर के दरबार इतिहासकार थे। और आईने अकबरी फारसी भाषा में लिखा गया, जिसमें अकबर के शासन काल के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। यहां देखिएगा, आईने अकबरी, अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की। किस भाषा में की? तो आपका फारसी भाषा में। किस भाषा में किया गया? फारसी भाषा में। अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? अबुल फजल थे, जिनको काफी ज्यादा नॉलेज था, काफी ज्यादा ज्ञान था, और इसलिए इनको दरबारी इतिहासकार के तौर पर अकबर ने नियुक्त किए थे। ठीक है, आईने अकबरी दरबार, राजस्व के स्रोत और अकबर के साम्राज्य के विस्तार का भूगोल, प्रशासन, सेना संगठन, लोगों की धार्मिक रीति रिवाज, संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यानी आईने अकबरी जो लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा अकबर के दरबार में बैठ करके, तो उसमें अकबर के शासन व्यवस्था के बारे में, उनके दरबार के बारे में, उनके अकबर का शासन काल में राजस्व यानी जो आय की प्राप्ति है वो कहां से होता था, उसके बारे में लिखा गया है। अकबर के पूरा साम्राज्य का विस्तार कहां तक था, उनका भौगोलिक क्षेत्र के बारे में लिखा गया है। प्रशासन कैसे चलाते थे, सेना संगठन कैसा था मुगल साम्राज्य का अकबर के समय, वो सारे चीज का वर्णन इसमें किया गया है। और उस समय के समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, जाति, ये सब कैसे था, ये सारा चीज का वर्णन अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल आईने अकबरी में किए हैं। ठीक है, तो ये आईने अकबरी के बारे में इतना याद रखना है। अब देखिएगा, अबुल फजल के बारे में यहां जानकारी दी गई है, तो इसको थोड़ा सा समझना है कि अबुल फजल कौन है। ध्यान से देखिए, अबुल फजल, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। पूछेगा कि बताओ, अबुल फजल के लेखक अकबरनामा के लेखक यानी अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल का पालन पोषण कहां हुआ था, जन्म कहां हुआ था? आगरा। आगरा कहां है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। ठीक है, वो यूनानी दर्शन, अरबी, फारसी तथा सूफीवाद के ज्ञाता थे। मतलब अबुल फजल को यूनानी भाषा भी आता था, दर्शन शास्त्र भी उसको पढ़ने के लिए आता था, और अरबी फारसी भाषा उनको बहुत अच्छी तरीके से आता था। इसलिए वो फारसी भाषा को माध्यम बनाया अपने अबुल फजल, अकबर के दरबार इतिहासकार के रूप में उन्होंने फारसी भाषा में आईने अकबरी को लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, अबुल फजल स्वतंत्र चिंतक थे, जो हमेशा विवाद में बने रहते थे। मतलब किसी के दबाव में नहीं। वो होते ना कि कोई लोग किसी के दबाव में कुछ विचार सोच लेते हैं या फिर कोई फैसला ले लेते हैं, ये बिल्कुल स्वतंत्र थे। ठीक है,
और अक्सर ये जो पुरानी सोच है, समाज में पुरानी सोच का इन्होंने अच्छा खासा विरोध किया। जैसे कि उस समय के जो मतलब एक तरह से मौलवी लोग होते थे, मौलाना लोग होते थे, तो वो लोग कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मतलब धार्मिक रीति-रिवाज को ज़्यादा फ़ॉलो करते थे। तो इसका जो है पुरज़ोर विरोध करते हैं कौन? अबुल फ़ज़ल, यानी दकियानूसी कहते हैं। दकियानूसी का मतलब हुआ पुरानी सोच। तो पुरानी सोच का इन्होंने अच्छा खासा मतलब क्या किया? विरोध किया, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। ठीक है? इन्होंने लगातार पुरानी सोच तथा उलमा के विचारों का विरोध किया। यानी उलमा कौन? जो इस्लाम धर्म को जो ज्ञाता होते हैं, इस्लाम धर्म के जो नॉलेज रखने वाले होते हैं, तो वो उलमाए हैं, क्योंकि उनकी सोच थोड़ा-सा पुरानी थी और वो इस्लाम धर्म से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था, और इसलिए अबुल फजल कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सोच को मॉडर्न करना पड़ेगा, वर्तमान समय के अनुसार विचार सोचना पड़ेगा। इसलिए वो लोग क्या करते थे? अबुल फजल अक्सर दकियानूसी का जो कानून है या फिर जो पुरानी सोच है, ऐसे लोगों को वो विरोध करते थे। इसी लोकप्रियता, इससे जिसके कारण इनकी लोकप्रियता बढ़ गई और नॉलेज भी काफी ज्यादा था, जिसके कारण इनको अकबर अपना दरबारी इतिहासकार चुन लेते हैं। ठीक है, आगे है। आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर द्वारा रचा गया षड्यंत्र का अब्दुल फजल शिकार हो गया। देखिए, आगे चलकर जो जहांगीर राजा बनते हैं, अकबर के बाद कौन राजा बनते हैं? जहांगीर जब राजा बनते हैं, तो जहांगीर को इनकी लोकप्रियता पच नहीं रही थी। इनकी लोकप्रियता, अबुल फजल की लोकप्रियता, अबुल फजल का इतना नॉलेज है ना, उनसे उनको चिर होने लगा था। तो जहांगीर ने क्या किया? आदमी लगवा करके उनका मर्डर करवा दिया, उनका जान मरवा दिया, है ना। तो ये जहांगीर तथा जहांगीर के सह अपराधी यानी वीर सिंह बुंदेला, क्या नाम है उनका? वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई। ये जहांगीर जो है राजा, इतने निरंकुश थे कि इनके पिताजी के दरबार में जो रह चुके थे, जहांगीर के दरबार में जो रह चुके थे अबुल फजल, उनके चिर हो गया, पटरी नहीं बैठा दोनों के बीच, तो जहांगीर ने आदमी को लगवा दिया, वीर सिंह बुंदेला को, और उनका मर्डर करवा दिया। ठीक है, यहां से क्लोज, चैप्टर क्लोज हो जाता है। किनका? अबुल फजल का। अब चलते हैं हम लोग बादशाह नामा में। ठीक है, बादशाह नामा की बात करते हैं। ये कह रहा है कि बादशाह नामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। जैसे कि आपको पता है, ऐने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। तो पूछेगा कि बादशाह नामा के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। याद रखना, अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, जो अबुल फजल के चेला थे, यानी शिष्य थे। चेला शिष्य ने स्टूडेंट, समझ गए? जैसे कि आप लोग 10th में किसी का स्टूडेंट हैं, आप लोग अभी सफल एकेडमी का स्टूडेंट हैं, तो उसी तरह से बादशाह नामा के जो लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, वो किनका स्टूडेंट थे, किनका चेला थे? अबुल फजल का ही चेला थे। बादशाह नामा किनके द्वारा? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया। बादशाह नामा पुस्तक शाहजहां के शासनकाल का बारे में वर्णन करता है। जिस तरह से अबुल फजल के द्वारा लिखा गया ऐने अकबरी अकबर के शासनकाल के बारे में, उस समय के बारे में, उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन करता है, उसी तरह से बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा जो लिखा गया, तो इस बादशाह नामा में किसके शासनकाल के वर्णन किया गया है? तो आपका शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया गया है। ठीक है, बादशाह नामा की 3 खंड है, प्रत्येक खंड 10 वर्षों का ब्यौरा देती है। मतलब अबुल फजल के द्वारा लिखा गया आईने अकबरी, वो कितने 5 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, और यहां जो आपका बादशाह नामा है, वो 3 खंड में, 3 भाग में बटा हुआ। प्रत्येक खंड 10 साल के इतिहास का ब्यौरा देता है। मतलब 30 साल का इतिहास का ब्यौरा इसमें लिखा गया है। ठीक है, प्रत्येक खंड 10 वर्षों का ब्यौरा देती है, यानी 10 वर्ष में कितना क्या ऐतिहासिक घटना घटा, क्या प्रशासन चला, किस तरह से राजस्व व्यवस्था का स्रोत रहा, समाज की संस्कृति, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था किस तरह से रहा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था उस समय भी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता था। वो सारे चीज के बारे में लिखा गया। 10 साल का वर्णन एक खंड में मिलता है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह के शासनकाल के पहले दशक के बारे में पहला खंड में लिखा है। यानी जो शाहजहां का पहला दशक है, शाहजहां का शासनकाल का पहला दशक, यानी पहले जो 10 साल पूरा, 10 साल उनके शासनकाल का पूरा हुआ, तो उसको पहला खंड में लिखा गया है। और फिर दूसरे दशक के बारे में दूसरा खंड में, और फिर बाद में इन दोनों खंडों में शाहजहां की वजीर सादुल्लाह खान ने कुछ कुछ सुधार किए, है ना। बाद में दोनों खंड में इन्होंने सुधार किया, शाहजहां के वजीर सादुल्लाह खान उसमें सुधार किए। मतलब पहला खंड में पहला दशक, दूसरा खंड में दूसरा दशक, तीसरा खंड में तीसरा दशक के बारे में लिखा गया, लेकिन दोनों खंड में सुधार किया गया उनके द्वारा, सादुल्लाह खां के द्वारा, क्योंकि इनके द्वारा गलती हो गई थी कुछ, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा कुछ गलतियां हो गई थी, इसलिए उस गलती को सुधारने के लिए सादुल्लाह खां को नियुक्त किया गया। किनके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ठीक है, क्योंकि गलती होती है, बहुत सारे लेखकों से गलती होती है। अब देखिएगा, 1799 में अवध के नवाब जॉर्ज तृतीय को चित्रित बादशाहनामा भेंट दिया। 1799 में अवध कौन है? अवध का मतलब लखनऊ। 1857 की क्रांति में
अवध का नेतृत्व कौन कर रही थी, लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रही थी, बेगम हजरत महल। तो 1799 में अवध के नवाब जॉर्ज तृतीय को चित्रित बादशाहनामा भेंट किया गया। चित्रित बादशाहनामा मतलब चित्र बना हुआ बादशाहनामा भेंट किया गया। पहली बार 1997 में बादशाहनामा के चित्र नई दिल्ली, लंदन तथा वॉशिंगटन में प्रदर्शनियों ने दिखाया, है ना, प्रदर्शनियों में दिखाया गया। 1997 में जो मतलब बादशाहनामा के चित्र नई दिल्ली में दिखाया गया, लंदन और वॉशिंगटन डीसी में दिखाया गया, ठीक है, प्रदर्शन के दौरान। तो ये तो 1997 की बात है। उस समय से लोग नहीं देखे थे, मतलब सोशल मीडिया में अलग अलग जगह इनको नहीं दिखाया गया था, ठीक है। अब देखोगे 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। कहां पे, कलकत्ता में की जाती है। एशियाटिक सोसाइटी मतलब अंग्रेजों की बस्ती, क्योंकि अंग्रेज जब भारत आए थे तो वो भारतीयों की बस्ती में रहना नहीं चाहते थे। वो लोग कहते थे कि भारतीय अलग बस्ती रहेगा, वो काले लोगों की बस्ती होगा, हम लोग का बस्ती अलग होगा, गोरे लोगों की बस्ती। तो सर विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी मतलब, सोसाइटी का मतलब क्या होता है, समाज, है ना। एशियाटिक सोसाइटी मतलब इसमें अंग्रेज लोग रहते थे। इसने कई भारतीय पांडुलिपियों की अच्छी तरह से अनुवाद तथा प्रकाशन का जिम्मेदारी लिया। पांडुलिपि तो आप समझते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब वेद जो लिखा गया वो पांडुलिपि में लिखा गया। पांडुलिपि तो आप समझते हैं ना, पत्थर में लिखा हुआ मिला था, पेड़ के छाल में लिखा हुआ मिला था, पेड़ के पत्तियों में लिखा हुआ मिला था। पांडुलिपि का मतलब होता कोई भी वस्तु, पत्थर, पेड़ की छाल, जहां कुछ श्लोक लिखे गए हैं, जहां कुछ बातें लिखी गई है। जैसे कि ऋग्वेद की जो रचना हुई है उसको रचना करने में 500 साल लग गए। क्यों लग गए, क्योंकि इसकी पांडुलिपि अलग अलग जगह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगह बिखरे पड़े थे। अलग अलग जगह से उनको इकट्ठा किया गया, तब उनको एक संकलित रूप दिया गया, किताब का रूप दिया गया, है ना। तो पांडुलिपि क्या होता है, पेड़ का छाल होता है, तार पेड़ का पत्ता होता है, या फिर कोई पत्थर होता है जिसमें लिखा जाता है कोई संदेश, कोई चीज के बारे में, ठीक है। तो वो सब पांडुलिपि को पढ़ पढ़ के पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये जो सर विलियम जोन्स हैं, इन्होंने जिम्मेदारी लिया था, बहुत सारी जिम्मेदारी लिया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी पांडुलिपियां हैं उसको हम पढ़ेंगे, उसका निरीक्षण हम करेंगे कि भाई उसमें क्या लिखा है, ठीक है। कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हेनरी वेबरिज के द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। बहुत मेहनत किया गया। तो 20वीं शताब्दी में हेनरी वेबरिज पूछेगा कि बताओ अकबरनामा का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किनके द्वारा किया गया। ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, अकबरनामा का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किसके द्वारा किया गया, हेनरी वेबरिज के द्वारा किया गया, ठीक है। अब देखो अगला है सुलह ए कुल की नीति। जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं कि बादशाह अशोक के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता यानी मौर्य वंश का तीसरा राजा के द्वारा क्या चलाया गया था, मतलब धम्म की नीति चलाई गई थी। बौद्ध धर्म की नीतियों को शांतिपूर्वक फैलाने का प्रयास किया गया था उनके द्वारा। तो उसी तरह से अकबर ने अपने साम्राज्य में शांति स्थापित करने के लिए सारे जाति, सारे धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के चलने के लिए एक नीति लागू किया, जिसको क्या कहा जाता है, सुलह ए कुल की नीति। सुलह ए कुल का मतलब होता है सार्वभौमिक शांति, ठीक है। और इस नीति के अंतर्गत सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों को अपना अपना जाति, अपना अपना धर्म मानने का अधिकार था, लेकिन वो अब किसी दूसरे के अधिकार की हनन नहीं कर सकता था, ठीक है। ये है आपका सुलह ए कुल की नीति। और सुलह ए कुल की नीति हर क्षेत्र में लागू कर दिया जाता था, उनकी शर्तें, और उनको सभी को मानना होता था। अब ये सुलह ए कुल की नीति को लागू करने के बाद अकबर जो है जजिया कर को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जो नन मुस्लिम से जो लिया जाता था टैक्स उनको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि धार्मिक आधार पर टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर धार्मिक आधार पर टैक्स लगाते हैं तो ये हमारे साम्राज्य की बहुत बड़ी भूल है, और इससे क्या होगा, देश में, हमारे साम्राज्य में धार्मिक विवाद फैलेगा, और ये कहीं ना कहीं धार्मिक समानता को जाहिर नहीं करती, विसमानता को जाहिर करती। इसलिए हम सभी धर्मों को एक नजर से देखेंगे, और ये उन्होंने टैक्स को हटा दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा एकीकरण का एक स्रोत था सुलह ए कुल की नीति। एकीकरण का मतलब सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों को एक करना, एकजुट रहना, यूनिटी में रहना, एकता में रहने की, बंधने के लिए एक नीति था, ठीक है। अकबर ने सुलह ए कुल नीति का विचार पेश किया। यह मुगल साम्राज्य के एकीकरण करने का एक तरीका था, यानी मुगल साम्राज्य को एक संगठित, एक मजबूत साम्राज्य के तौर पर चलाने का एक तरीका था। वह सभी जाति और धार्मिक समुदाय के बीच मध्यस्थता करता था ताकि शांति बनी रहे, ठीक है, वो चीज है। अब देखिएगा सुलह ए कुल नीति में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता थी, मतलब सभी लोग अपने अपने धर्म को मान सकते थे, और समाज का अधिकार था, है ना, और समान अधिकार था, समान समाज में समान अधिकार था सभी लोगों को। लेकिन एक शर्त थी
कि वे राज्य सत्ता की क्षति नहीं पहुंचाएंगे। मतलब उतना भी आजादी नहीं था कि भाई आप राज्य के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ कुछ गलत कदम उठा लेंगे, सत्ता के खिलाफ आप शक्ति प्रदर्शन करेंगे, किसी दुश्मनों को आप सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं था। ठीक है, आपको रहना पड़ेगा, आपको आजादी दी जाएगी, आप राज्य में रहिए, बहुत अच्छा से रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे, मतलब आपस में लड़ने का भी, नहीं लड़ने का भी वचन दिया जाता था कि कोई भी धर्म के लोग दूसरे धर्म पर अटैक नहीं करेंगे, धार्मिक विवाद नहीं होगा, जातीय विवाद नहीं होगा, सब लोग एक साथ रहेंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह ए कुल के नियम का अनुपालन करने के लिए कहा गया। मतलब मुगल साम्राज्य के जो भी अधिकारी हैं, जो भी उनकी सेना होती थी, जो भी उनके सेना होते थे, उनको क्या कहा गया कि आप जो है सुलह ए कुल की नीति को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सुलह ए कुल की नीति आपको फॉलो करना पड़ेगा। मुगलों के अंदर जो अभिजात वर्ग था, इसमें कई तरह के लोग थे। ठीक है, अब ये सब चीज हो जाएगा। अब यहां अभिजात वर्ग क्या होता है? मुगलों के अंदर अभिजात वर्ग, देखिए बादशाह जो है अकबर बहुत चालाक थे। उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के लोगों का गुट बनाया, ग्रुप बनाया, है ना, सबको एक साथ संगठित होने के लिए नहीं देते थे। अकबर राजा बहुत चालाक थे, वो जानते थे कि पब्लिक को, अलग अलग जाति के लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को एक साथ अगर ग्रुप बनाने देंगे तो वो कल को हमारे खिलाफ आंदोलन चला देगा, हमारे खिलाफ, हमारे सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएगा। इसलिए वो अपने सपोर्ट के लिए अलग अलग जाति के लोगों को अपना ग्रुप में शामिल करते थे। हर जाति के लोग, हर धर्म के लोगों को वो अपना ग्रुप में शामिल करते थे। उसी वर्ग को क्या कहा गया? उसी ग्रुप को कहा गया अभिजात वर्ग। ठीक है, तो अब मुगलों के अंदर जो अभिजात वर्ग था, इसमें कई तरह के लोग थे, जैसे तुरानी, अफगानी, ईरानी, राजपूत, दक्कनी, सभी शामिल थे। अकबर ने 1563 को तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। ये सब पूछेगा, तीर्थ यात्रा करने के लिए जो हिंदू जाति थे उनसे टैक्स लिया जाता था, लेकिन अकबर ने कहा कि नहीं, ये धार्मिक भेदभाव है, इसको खत्म करना चाहिए। तो 1563 में उन्होंने खत्म कर दिया। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो जिम्मियों से लिया जाता था, क्योंकि ये दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित था। ये अकबर का मानना था। बहुत अच्छा, वेल डन। अब देखो फिर क्या करते हैं, सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रखरखाव के लिए अनुदान दिए। उपासना स्थल मतलब मंदिर, मस्जिद, जहां पूजा करने के लिए जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, है ना, स्तूप, ये सब क्या है? मतलब उपासना स्थल है, जब भगवान की पूजा करने जाते हैं। तो ये सब का निर्माण करने का काम इन्होंने किया, अकबर ने। ठीक है, युद्ध के दौरान जो भी मंदिर टूट जाती थी, जो भी मस्जिद टूट जाते थे, तो वो सारे मंदिर, मस्जिद का मरम्मत भी ये किए। तो कौन? ये आपके मुगल बादशाह अकबर। ठीक है, अब देखिएगा आगे कहा जाता है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 तत्वों की रक्षा करते थे। यानी बादशाह अकबर जो है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो भी राजा है, वो कहते थे कि हम अपनी प्रजा की 4 तत्वों की रक्षा करेंगे। पहला, उनके धन, उनके पास जो भी संपत्ति, उनकी रक्षा करेंगे। उनके जीवन यानी उनके जान की रक्षा करेंगे, वो जीवित रहेगा, वो कोई भी अटैक नहीं करेगा, उनका मृत्यु कोई नहीं करा सकता है, मतलब उनका मर्डर कोई नहीं कर सकता है। उनके जीवन की रक्षा करेंगे। विश्वास यानी जो वो बिलीव करता है उसकी रक्षा करेंगे, यानी उनके धर्म की रक्षा करेंगे। उसके बाद सम्मान, यानी उनका जो इज्जत, ऑनर, सम्मान है समाज में, उसकी रक्षा करेंगे। ये 4 चीज का वो रक्षा करता था। और राजा इसकी रक्षा करता था प्रजा से, प्रजा का रक्षा करता, और प्रजा को कहता था कि इसके बदले में हमको टैक्स दो। ठीक है, इसके बदले वो आज्ञा पालन और संसाधनों में हिस्सा की मांग करता था। यानी वो कहता था कि इसके बदले आपको मेरे नियम का पालन करना पड़ेगा, मेरे शासन काल में जो नियम लागू है, शासन व्यवस्था में जो नियम लागू है, उसको पालन करना पड़ेगा। और आपके पास जो धन है, वो धन में हमको हिस्सेदारी देना पड़ेगा, कुछ धन देना पड़ेगा, जो टैक्स के रूप में हमको कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण माना गया, अर्थात मुगल साम्राज्य का सबसे अच्छा गुण। मतलब न्याय जो है, न्याय प्रणाली बहुत सुदृढ़ था, बहुत करोड़, मतलब एक तरह से बहुत स्ट्रेट था। न्याय प्रणाली बहुत अच्छी थी मुगल साम्राज्य का। यानी मुगल साम्राज्य कहते थे कि हमारा दरबार में सबसे उत्तम अगर गुण है तो वो न्याय प्रणाली है, यानी सभी लोगों को हम न्याय देंगे। ठीक है, उसके बाद है मुगल की राजधानी। ठीक है, मुगल की राजधानी नगर। मुगल की राजधानी नगर, ध्यान से देखिएगा, मुगल साम्राज्य की राजधानी नगर को साम्राज्य का हृदय स्थल कहा जाता था, और राजधानी नगर में ही दरबार लगता था। मतलब राजा तो दरबार लगाते थे, वो कहां लगाते थे? राजधानी नगर में। और जो हृदय, मुगल साम्राज्य का हृदय किसको कहा गया? मुगल साम्राज्य का हृदय मुगल साम्राज्य की राजधानी को कहा गया। अभी हमारे देश का धड़कन कौन है? दिल्ली है। नई दिल्ली से सारी कंट्रोल हो रही है पूरे देश, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा देश को, कमांड को कंट्रोल कहां से किया जा रहा है? दिल्ली में बैठ करके सरकार कर रही है। तो दिल्ली क्या होगा? हमारे देश का धड़कन है ना। उसी तरह से मुगल साम्राज्य की राजधानी जो थी उनकी, वो धड़कन थी। 1526 में बाबर ने जैसे ही पानीपत के प्रथम युद्ध जीता, आपको पता है कि 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं पानीपत का पहला युद्ध में, और भारत में मुगल साम्राज्य का झंडा गाड़ देते हैं बाबर।
बाबर को उज्बेकों ने वहां से मार के भगा दिए थे, क्योंकि वो अपना आपको कंपिटेटिव समझते थे उसको, ठीक है, कंपिटिटर समझते थे। जीता, फिर उन्होंने सबसे पहले लोदियों की राजधानी आगरा पर कब्जा कर लिया, यानी इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का जो अंत होता है, लोदी वंश दिल्ली में शासन चला रहे थे, तो लोदी वंश को तो इन्होंने हरा दिया 1526 में, इब्राहिम लोदी हार गया तो लोदी वंश समाप्त। तो लोदी वंश की जो राजधानी आगरा थी उन पर कब्जा कर लिया किसने? बाबर ने, ठीक है, बाबर ने उस पर कब्जा कर लिया और आगरा को बाबर ने अपना राजधानी बना दिया। मतलब पहले लोदी वंश का, इब्राहिम लोदी का राजधानी था, उनको मार के पानीपत का पहला युद्ध में उनको हटा दिया और उनकी राजधानी जो लोदी वंश की राजधानी आगरा थी उनको अपना मुगल का राजधानी बना दिया। किसने? बाबर ने किया, ठीक है। अपने 4 वर्ष के शासनकाल में अलग अलग जगह पर वो अपने राजसी दरबार लगाते रहे। 1560 ईस्वी के दशक में अकबर ने आगरा किले को लाल बलुए पत्थर से बनवाया था। याद रखिएगा, आगरा का किला, आगरा का किला जो है लाल किला, लाल किला से लाल बलुए पत्थर से बनवाया। 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। 1570 में फतेहपुर सीकरी, ठीक है। अब देखो अगला, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। सलीम चिश्ती का दरगाह जामा मस्जिद के दक्षिण में है ना, अकबर ने बनवाया था उनको। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, ठीक है। अकबर के दौरान वो बनाया गया, ठीक है, आदेश बनाने का दिया। अकबर ने 1585 में उत्तर पश्चिम क्षेत्र को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए लाहौर को राजधानी बना लिया। मतलब देखो, जब भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय का, अभी के समय का, उस अभी के समय भारतीय उपमहाद्वीप मतलब समझते हो, भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, ये सारा चीज शामिल था, ठीक है। तो भारत में जो शासन चला रहे थे, बाबर जब शासन चला रहे थे तो इतना छोटा मोटा एरिया पर शासन नहीं चला रहे थे, मुगल साम्राज्य बहुत विस्तार कर गया था, ठीक है। तो अकबर ने 1585 में उत्तर पश्चिम क्षेत्र ने कांधार वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, वहां तक उनका शासन था, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया? लाहौर को राजधानी बना दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया? लाहौर को राजधानी बना दिया था। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, अब कहा जाता है लाहौर को राजधानी बना दिया। 13 साल की अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी निगरानी रखी, मतलब अपने सीमा पर अच्छा सा उन्होंने निगरानी रखा कि कोई बाहरी दुश्मन ना आए, क्योंकि यह सफावी साम्राज्य और जो तुर्की सफावी साम्राज्य से इनको काफी दिक्कत था, अफगानी साम्राज्य से इनको काफी दिक्कत था, ठीक है। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद बनवाया और फिर 1648 ईस्वी में शाहजहां ने शाहजहानाबाद को साम्राज्य की राजधानी बनवा दी। शाहजहां, दिल्ली, शाहजहानाबाद किसको कहा गया? दिल्ली को कहा गया। अभी नाम उसका क्या बदल गया? दिल्ली कर दिया। तो शाहजहानाबाद, जो अभी नाम उनका क्या है? दिल्ली है। इनको बसाया किसने था? शाहजहां ने बसाया था। और उसको क्या किया? 1648 में उनको अपना राजधानी बना लिया। किसने? शाहजहानाबाद को, यानी दिल्ली को शाहजहां ने अपना राजधानी बना लिया। मुगल दरबार, सेना वो राजसी खानदान आगरा से नई राजधानी शाहजहानाबाद यानी वर्तमान दिल्ली चले गए, ठीक है, यानी सारे लोग वहां प्रस्थान कर गए। शाहजहानाबाद एक नई तथा शाही शहर थी। यह लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार, वृक्ष वीची तथा अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। मतलब शाहजहानाबाद यानी दिल्ली में, ये सब चीज कहाँ? दिल्ली में है ना। ये सब चीज अगर देखिएगा, शाहजहानाबाद मतलब दिल्ली में है। लाल किला, जामा मस्जिद, है ना, ये सब, चांदनी चौक, चांदनी चौक गए होंगे आप लोग, नाम तो सुने होंगे, दिल्ली में चांदनी चौक है। तो ये सब कहाँ है? ये सब आपका शाहजहानाबाद यानी दिल्ली में है। तो ये सब किसने बनवाया था? शाहजहां के काल में बनाया गया था, ठीक है। अब चलते हैं मुगल दरबार के बारे में, ठीक है। अब यहाँ मुगल दरबार के बारे में दिया गया है, इसको अच्छा से समझते हैं। कहा जाता है मुगल कोर्ट यानी मुगल दरबार, मुगल कोर्ट यानी मुगल दरबार। ध्यान से देखिएगा कि मुगल दरबार एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जैसे मानो इस पर धरती टिकी हुई हो। मतलब मुगल साम्राज्य के जितने भी प्रजा थे वो कहते थे कि मुगल दरबार ही सब कुछ है, कोर्ट है ना। वो मतलब कहा जाता था कि मुगल दरबार ही पूरा एकदम पृथ्वी है, सारा साम्राज्य का शक्ति जो है मुगल दरबार के पास ही है। ऐसा माना जाता था कि पूरा धरती वो इसी पर टिका हुआ है मुगल दरबार के कारण, है ना। दरबार में किसी की हैसियत इस बात पर निर्धारित करती थी कि वो शासक के कितना करीब या दूर है। जैसे कि दरबार लगता है, राजा अपना गद्दी पर बैठते हैं तो उनके बगल में जो व्यक्ति है उनका पावर ज्यादा होगा। उनके दूर 10 कदम दूर जो व्यक्ति हथियार लेके खड़ा है उनकी सेफ्टी के लिए, वो उनका पावर कम होगा। उससे दूर जो गेट में जो व्यक्ति खड़ा है उनका पावर उससे भी कम होगा। मतलब ये कि जो राजा बैठते थे उनके बगल में, उनके बगल में जो लोग बैठे हैं तो उनकी शक्ति ज्यादा, उनके दूर जो बैठे हैं उनके कम। मतलब जिसका जितना ज्यादा करीब राजा, जो व्यक्ति राजा के जितना करीब होते थे उनको ज्यादा पावर मिलता था। मतलब उनकी हैसियत, उनकी पावर राजा की दूरी के आधार पर देखा जाता था। दूरी ज्यादा है तो शक्ति कम, पावर कम, दूरी
कम है तो शक्ति ज्यादा, पावर ज्यादा। और राजा अपने बगल में, गद्दी के बगल में ऐसे लोगों को रखते थे जिस पर विश्वास काफी ज्यादा वो कर सकते थे, विश्वास काफी ज्यादा करते थे कि नहीं ये हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा, और जो है उनको शक्ति वो दिया करते थे। ठीक है, ये सब चीज हो जाएगा। अब देखिएगा अगला जो है, बादशाह के एक बार सिंहासन पर बैठ जाने के बाद कोई भी अपने जगह से कहीं और नहीं जा सकता था और ना ही बाहर जा सकता था। शिष्टाचार का पालन करना सभी के लिए जरूरी था। जब राजा गद्दी पर बैठ गया है ना, तो कोई दरबार से नहीं हिल सकता था। और जो डिसिप्लिन है, जिसको शिष्टाचार कहते हैं, उसका पालन करना जरूरी था। कोई भी राजा के सामने डिसिप्लिन को मेंटेन अगर नहीं किया तो उनको सजा दी जाती थी। ठीक है, कोर्निस यह अभिवादन का एक तरीका था जिसमें दरबारी शासक के दाएं हाथ की तलहटी को चूमते और आगे की ओर झुकते थे, मतलब सजदा, सजदा था। ठीक है, यानी जो मुगल दरबार था वहां अभिवादन का तरीका क्या था, सजदा था। ठीक है, दाएं हाथ अभिवादन ऐसे करके जाता है ना, या फिर ऐसे करके जाता है जो, ठीक है। और ये जो अभिवादन का तरीका है अभी ईरान में है, ये अभिवादन का तरीका कहाँ है, ईरान में, ईरान में ये चल रहा है अभी। ठीक है, चलो अगला है कुलीन परिवार। कुलीन परिवार किसको कहा गया, वह कुल जो समाज में प्रतिष्ठित हो या उच्च माना जाता हो। उच्च कुल में जन्म लेने से कोई उच्च नहीं हो जाता, बल्कि ऊंचा कर्म ऊंचा होना चाहिए। कुलीन परिवार, कुलीन परिवार का मतलब उच्च परिवार। और ये चीज कहीं ना कहीं कहा गया कि मुगल दरबार के लोग ये मानते थे कि जो व्यक्ति जन्म लेगा तो जन्म के आधार पर व्यक्ति बड़ा नहीं होगा, कर्म के आधार पर होगा। मतलब आप वर्ण व्यवस्था आप जानते हैं कि वहां जन्म के आधार पर ही लोगों को बड़ा छोटा कर दिया गया था। लेकिन यहाँ मुगल दरबार में, बादशाह के जमाने में है या फिर मुगल साम्राज्य के जमाने में, मुगल साम्राज्य के क्षेत्र में लोग कर्म करके यानी काम करके अपने आप को बड़ा कर सकते थे, जन्म के आधार पर नहीं। ठीक है, कुलीन परिवार मतलब जो ऊंचे परिवार होते थे, उच्च धन वाले परिवार होते थे, उसको कुलीन परिवार कहा गया। ठीक है, अब देखिएगा मुगल कालीन शाही परिवार, यानी मुगल काल के राजा के परिवार के बारे में बताया गया। शाही परिवार मतलब शाह का परिवार, शाह मतलब राजा, राजा का परिवार, राजा का फैमिली। ठीक है, तो हरम शब्द का प्रयोग अक्सर मुगलों के घरेलू दुनिया को बताने के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी हरम का मतलब यह हुआ कि जो मुगल दरबार के राजा के परिवार जिस घर में रहते थे उसको क्या कहा गया, हरम कहा गया। मुगल साम्राज्य के राजा का परिवार यानी फैमिली जिस घर में रहते थे उस घर को क्या कहा गया, हरम कहा गया। ठीक है, हरम शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्र स्थान। हरम एक पवित्र स्थान मतलब होता है इसका, और यह शब्द आपका फारसी भाषा का शब्द है, फारसी लैंग्वेज उस समय बोली जाती थी। हरम में मुगल बादशाह की पत्नियां, उपपत्नियां, उनके नजदीकी दूर रिश्तेदार जो भी आते थे, है ना, वो रहते थे। उनका बेटा बेटी, माता बहन, पुत्री भतीजा भतीजी भांजी जो भी है सारे लोग उसमें रहते थे। यानी संयुक्त परिवार में जितने भी लोग आते थे वो उस घर में रहते थे, उस घर में जिसका नाम क्या था, हरम था। ठीक है, अब चलो, जो स्त्रियां मुगल परिवार में शाही खानदान से आती थी उन्हें बेगम कहा जाता था, और जिन स्त्रियों का जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ होता था तो वह अगहा कहलाती थी। बेगम का स्थान अगहा से ऊंचा होता था। मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियां तथा अन्य स्त्रियों के जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था। ठीक है, इन मैं दोनों में अंतर था। ठीक है, बेगम मतलब क्या हुआ, बेगम का मतलब ये हुआ कि मुगल परिवार में शाही खानदान से आती थी, उन्हें बेगम कहा गया। और अक्सर अभी जो बेगम वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो वाइफ को कहा जाता है। ठीक है, किनको, वाइफ को कहा जाता है। ठीक है, उनके बाद अगहा किनको कहा गया, जिन स्त्रियों का जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ हो तथा वह अगहा कहलाती थी। अगहा का मतलब यह हुआ जो हरम में रहती थी लेकिन उनका जन्म उसमें नहीं हुआ है। बात समझ में आई? जो हरम में रहती थी लेकिन वो उनका जन्म राजा के परिवार में नहीं हुआ है तो वो क्या कहलाते थे, अगहा। और बेगम कौन, राजा की पत्नियां, राजा की पत्नियां क्या कहलाती थी, पत्नी उपपत्नी, उनको क्या कहलाती, बेगम कहलाती थी। ठीक है, ये सब चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज आपको मुगल कालीन दरबारी इतिहासकार या फिर ये सब चीज आपको देखना है उनके परिवार के बारे में। मुगल साम्राज्य में प्रमुख महिलाएं यहाँ आपको दिया गया है। मुगल साम्राज्य की प्रमुख महिलाएं कौन है उसको थोड़ा देखना है, उसके बाद फिर जल्दी फटाफट इसको समाप्त करेंगे। नूरजहां के बाद मुगल परिवार की रानियों तथा शहजादियों ने वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। नूरजहां के बाद मुगल दरबार में कोई राजा नहीं हुए। राजा के बाद जो रानी होती थी, जो बेटियां होती थी, शहजादी का मतलब बेटी, शहजादी, वो वित्त स्रोत पर यानी पैसा धन संपत्ति पर कंट्रोल रखने लगा, है ना। शाहजहां की बेटियों, जहांआरा, शाहजहां का बेटी का नाम क्या है, जहांआरा, और रोशन आरा को बड़े मनसबदारों की तरह वार्षिक आय मिलती थी, है ना। शाहजहां की बेटी जहांआरा और रोशन आरा को, जहांआरा को सूरत के बंदरगाह
नगर जो कि विदेशी व्यापार के लिए प्रमुख फेमस था, वहां से जो भी राजस्व मिलता था वो जहां आरा को मिलता था। उसके बाद जहां आरा ने शाहजहानाबाद यानी दिल्ली की नई कई इमारतों के निर्माण की देखरेख की। मतलब दिल्ली में जो इमारत का निर्माण किया गया, जो उस समय के शाहजहानाबाद कहलाता था, उनकी देखरेख कौन किया था? उनकी देखरेख जहां आरा ने किया था। मतलब अभी जो दिल्ली देश की राजधानी है, उनका निर्माण, उनके महलों का निर्माण, या फिर उस शहर को बसाने में अलग अलग महल, अलग अलग किले बनाने का निर्माण करने की जो जिम्मेदारी थी वो किस पर थी? जहां आरा पर थी। ठीक है, चलो शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक, मतलब शाहजहानाबाद दिल्ली का जो हृदय है चांदनी चौक है। अगर आप लोग दिल्ली गए होंगे तो आप लोग चांदनी चौक घूमिएगा। ठीक है, दिल्ली का हृदय चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। मतलब दिल्ली में जो चांदनी चौक है वो किनके द्वारा बनाया गया? उनका जो रूपरेखा है, वहां नाली का विकास कैसे होगा, कौन सा मुख्यालय कहाँ होगा, कौन सा ऑफिस कहाँ होगा, ये सारी रूपरेखा, सड़क कैसे बनेगा, सारी रूपरेखा किनके द्वारा? जहां आरा के द्वारा बनाई गई थी, है ना। जहां आरा कौन? शाहजहां का बेटी गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन और अकबर की हुमायूंनामा लिखा था। यानी बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन और अकबर की हुमायूंनामा लिखा था। गुलबदन खुद फारसी और तुर्की भाषा धारा प्रवाह लिखती थी। मतलब गुलबदन बेगम को फारसी भाषा और तुर्की भाषा आता था। ठीक है, चलो अगला है मुगल अभिजात वर्ग। ठीक है, इस चीज को पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखेंगे। ठीक है, चलिए, समझ में आ रही है? इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। और आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, जितने भी हैं आप लोग, एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग सेशन को एक बार शेयर वगैरह कर देंगे, ताकि सब बच्चे आ जाएंगे और एक साथ सभी बच्चों को ये क्लास को करना है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर को समाप्त करना ही हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर एक बार पढ़ लेंगे तो सारा क्वेश्चन हम लोगों से बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा मुगल अभिजात वर्ग। मुगल अभिजात वर्ग मुगल राज्य के अधिकारियों का दल, जैसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते थे। ये वर्ग बादशाह के वफादार होते थे। मुगल अभिजात वर्ग यानी बादशाह जो है अलग अलग वर्ग बना के रखते थे, ग्रुप बना के रखते थे लोगों का, और वो ग्रुप का समर्थन राजा को मिलता था। और उस ग्रुप में, उस वर्ग में सभी जाति सभी धर्म के लोगों का एंट्री होता था। सभी जाति सभी धर्म के लोग इसलिए रखे जाते थे ताकि वो आपस में एकता ना बना पाए, आपस में एक दूसरे से साठगांठ ना कर पाए। अगर एक ही जाति एक ही धर्म के लोगों को अगर ग्रुप में शामिल कर दिए तो वो राजा के खिलाफ क्या कर सकता था? विद्रोह कर सकता था, क्योंकि एक ही जाति एक ही धर्म के लोग आपस में जल्दी मिल जाते हैं, है ना। वो चीज होता है। वफादार अभिजात वर्ग में लगभग सभी धर्म के लोग रहते थे। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न निल जातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। इसमें यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो जो आगे चलकर राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। हाँ, कोई भी दल, कोई भी ग्रुप इतना बड़ा ना हो, इतना शक्तिशाली ना हो जाए जो राज्य के खिलाफ, राजा के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ ही आवाज उठाने लगे। ये अक्सर ध्यान रखते थे कौन? राजा, बहुत चालाक थे। ठीक है, अकबर ने योग्यता के आधार पर खत्री जाति के राजा टोडरमल को वित्त मंत्री का उच्च पद दिया था। वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है ना, जैसे भी निर्मला सीतारमन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन भारत की वित्त मंत्री है। ठीक है, तो खत्री जाति का जो टोडरमल है, उनको अकबर ने क्या किया था? वित्त मंत्री बनाया था। बात समझ में आ गई? जहांगीर के शासनकाल में, अब देखोगे जब जहांगीर का शासनकाल आता है तो जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद मिलता है। यानी उनके दरबार में जो भी पद होते हैं, मुगल दरबार में, मुगल प्रशासन के क्षेत्र में जो भी पद होते, जो भी पोस्ट होते हैं, वो सारे बड़े बड़े पोस्ट ईरानियों को दे दिया गया था। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि जहांगीर पर नूरजहां का प्रभाव था, और नूरजहां का जो वो जो आई थी वो ईरान से आई थी, है ना। वो अपना ईरान से आई थी, इसलिए जो नहीं जो उनका ईरान के लोग जो हैं, तो वो ईरान के लोगों को ज़्यादा मतलब ज़्यादा देते थे, ज़्यादा भाव देते थे, ज़्यादा प्रोस्पेरिटी देते थे उनको। ठीक है, तो नूरजहां चूंकि स्वयं ईरानी थी, खुद वह ईरानी थी, अतः उसने ईरानियों को उच्च पद दिए। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पद पर नियुक्त किया था। फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठों की संख्या काफी ज्यादा थी। ठीक है, औरंगजेब का नीति था, क्योंकि राजपूत ज्यादा शक्तिशाली थे, ज्यादा मतलब लड़ने के लिए बहुत ताकतवर थे, उनके पास सेना था, उनके पास लड़ने की सारी कलाएं वो जानते थे, सारा गुण वो जानते थे, लड़ाई कैसे जीता जाता है। इसलिए जो औरंगजेब राजा है वो चालाकी से अपने राज दरबार में, अपने मुगल दरबार में
अपने राज दरबार में, अपने प्रशासन के क्षेत्र में बड़ा बड़ा जो पोस्ट है उन पर किसको दिए, वो पोस्ट राजपूतों को दिए थे, ठीक है, ताकि उनका पकड़ ज्यादा हो सके। लेकिन फिर भी मराठे लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई थी। अब देखिएगा मनसब प्रथा। मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य की तरह मानते हुए उनके साथ मधुर संबंध बनाए। मनसब प्रथा, मनसब प्रणाली का मतलब हुआ मनसब प्रणाली, मनसबदारी और मनसब प्रणाली, इससे पढ़े हैं आप पार्ट 1 में, ठीक है। अब देखिएगा आगे है मीर बख्शी, उच्चतम वेतन दाता, खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था। मीर बख्शी मतलब एक तरह से ये गद्दी है, ये गद्दी राजा बैठे, उनके दाएं तरफ जो हथियार लेके खड़ा रहेगा एक वो आदमी। अभी अब देखिएगा जो हमारे संसद भवन है, संसद भवन में जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके बगल में एगो अधिकारी रहते हैं, पुलिस, हाँ ना, एगो अधिकारी खड़े रहते हैं। तो उसी तरह से उनके दाएं बगल में जो होता है उनको कहते हैं मीर बख्शी। उनका वेतन काफी ज्यादा होता था, ठीक है। अब देखो मीर बख्शी का वेतन काफी ज्यादा होता था। मीर बख्शी किसको कहा गया, जो राजा के गद्दी के दाएं तरफ खड़े रहते थे, ठीक है, राजा का सुरक्षा के लिए। केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, दीवाने आला या फिर दीवाने अशरफ जिनको वित्त मंत्री कहा गया, और सद्र उस सुदूर जिनको अनुदान मंत्री कहा गया, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना, दो मंत्री। अब देखो सफावी और मुगल साम्राज्य के बीच कंधार को लेकर के विवाद। अभी कंधार कहाँ है जी, अभी आपको पता है कि भारत का एक प्लेन हाईजैक हुआ था, जिसमें भारत का एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया था पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा, जो नेपाल से भारत आ रहे थे, और उस प्लेन को, एरोप्लेन को हाईजैक करके कांधार लेके चले गया था अफगानिस्तान में। और उस समय तालिबान जो है उसको सपोर्ट किए थे, ठीक है, तालिबान उसको सपोर्ट किए थे उस प्लेन हाईजैक में। और तालिबान अभी आकर के भारत में गए, है ना, वो कौन आए थे मंत्री, आमिर मुत्तकी आए थे, ठीक है। क्या भारत आए, कितने अच्छे से गए, है ना। वो लोग हैं जो मतलब भारत के खिलाफ थे उस समय, आतंकियों को सपोर्ट किए थे। लेकिन पता नहीं विदेश नीति क्या है भारत की, हमको समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह से कहाँ क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको समझना है कि जो कांधार वाला क्षेत्र है जिसमें अभी तालिबान शासन कर रहा है, तो वो कांधार वाला क्षेत्र में सफावी साम्राज्य और मुगल साम्राज्य दोनों का अधिकार रहता था। दोनों आपस में लड़ाई करते थे, हम रखेंगे, हम रखेंगे, हम रखेंगे, हम रखेंगे। अब ये विवाद का जड़ बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, विवाद का जड़ बन गया। जैसे कि अभी कश्मीर को लेकर के विवाद का जड़ है ना। पाकिस्तान कहता है कि नहीं कश्मीर हमारा है, इंडिया कहता है कि नहीं कश्मीर हमारा है। इंडिया ये कह रहा है ना, ये कहने की बात है, इसी कह करके पाकिस्तान जबरदस्ती कह रहा कि नहीं कश्मीर हमारा है, और पूरा कश्मीर इंडिया का है, सब कोई जानता है, ठीक है, पूरा कश्मीर इंडिया का है। जबरदस्ती जो है वो पाकिस्तान आकर के वहां आर्मी घुसा दिया था, है ना। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो आर्मी सबसे पहले डिप्लॉयड किसने किया, पाकिस्तान ने किया। नियत किसकी खराब थी, पाकिस्तान की खराब थी। कश्मीर के राजा हु बहू, वो कश्मीर का राजा बाजाबता साइन करके भारत में वो लेकर आए हैं कश्मीर का। तो हम लोग कश्मीर को जबरदस्ती थोड़ा ना लिया, कश्मीर के लोग चाहते हैं तब ना भारत में शामिल हुए हैं। भारत में कोई भी रियासत को जबरदस्ती शामिल नहीं किया गया। पहले वहां जनमत संग्रह कराया गया, मतलब जनमत संग्रह का मतलब वो लोगों की राय ली गई है कि आप भारत में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं, तभी उनको भारत में शामिल किया गया। हम लोग सैनिक के बल पर, सैनिक के बल पर, अपने ताकत के बल पर कश्मीर को भारत में शामिल नहीं किए हैं। भारत में कश्मीर है, कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता है। और मरते दम तक कश्मीर कभी भी भारत से अलग नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर भारत का है। अब जबरदस्ती इसमें पाकिस्तान कहता है कि नहीं ये मेरा है। अब क्या करोगे, अब वही एक विवाद का जड़ बना हुआ है। उसी तरह से यहाँ कांधार भी बना हुआ था, सफावी और मुगल के बीच कांधार को लेकर। कांधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की सबसे बड़ी जड़ थी। कांधार किला नगर शुरुआत में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 में अकबर ने दोबारा जीत लिया, है ना। 1595 पहले हुमायूं के मतलब इसमें था, पकड़ में था, लेकिन फिर बाद में सफावी साम्राज्य उसको जीत लेता है। लेकिन फिर 1595 में, क्योंकि 1526 में जो अकबर हैं वो पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध जीतते हैं, उनके बाद वो सारे युद्ध जीतते जाते हैं, और उनका खौफ पूरे दुनिया में इतना फैल जाता है कि उनके साम्राज्य, उनके सामने जो भी साम्राज्य लड़ाई लड़ने आते थे वो डर से भाग जाते थे। इसलिए 1595 में फिर दोबारा अकबर कांधार पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, 1613 में जहांगीर ने कांधार को मुगल के अधिकार में शाह अब्बास के दरबार में रहने देने की वकालत की, जिसके लिए उन्होंने राजनयिक दूत भेजा, लेकिन ये अपने उद्देश्य से सफल नहीं हुए, है ना। जहांगीर ने 1613 में कहा कि नहीं, कांधार को जो है क्या करो, कांधार को शाह अब्बास के दरबार में ही रहने दो, शाह अब्बास के दरबार में ही रहने दो, इसकी वकालत की थी। लेकिन ये वो शाह अब्बास कौन, मतलब सफावी साम्राज्य के समर्थक,
है ना, सफावी साम्राज्य का राजा, ठीक है, रहने दो, लेकिन वो सफल नहीं हुए, ठीक है। 1622 में शीत ऋतु में यानी ठंडी के मौसम में फारस की सेना ने कांधार में डेरा डाल दिया। मतलब अब क्या होता है, जैसे कि 1595 में आपको पता है कि कांधार पर अकबर का कब्जा हो गया, लेकिन फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हार नहीं मानते हैं। ये जो फारस की सेना है, सफावी साम्राज्य मतलब फारस की सेना, फारस की सेना मतलब सफावी साम्राज्य की जो सैनिक है, वो 1622 में ठंडी के मौसम में चुपके से फिर कांधार में एंट्री कर जाते हैं, वहां डेरा डाल देते हैं, पूरे कांधार को कब्जा कर लेते हैं। फिर क्या होता है, क्योंकि उस समय क्योंकि मुगल संरक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं था, जिस कारण उसे पराजित होना पड़ा, क्योंकि रात को अचानक हमला बोल दिया सफावी साम्राज्य के फारस सेना, तो मुगल साम्राज्य उतना तैयार नहीं था, उनकी सेना एक्टिव नहीं थी, तो उनको हार का सामना करना पड़ा और उसे किले तथा नगर को सफावियों को सौंपना पड़ा, फिर वो सफावियों को देना पड़ा। फिर वहां से अकबर जो है अपना भुटिया बिस्तरा समटे, फिर अपना साम्राज्य भारत की ओर लौट गए वो, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि अचानक ने उन्होंने क्या कर दिया, एंट्री कर दिया, ठीक है, ये सब चीज हो जाता है। फिर बाद में कांधार किसके पास हो गया, फिर कांधार बाद में चला गया सफावी साम्राज्य के पास, ठीक है। अगर वहां अकबर नहीं हारते तो हो सकता था कि अफगानिस्तान नाम का कोई चीज नहीं होता, ठीक है। अब चलो अगला है कि मुगल काल में उपहार, भेंट और पदवियां। देखो मुगल काल में उपहार यानी जो गिफ्ट दिया जाता है, उपहार मतलब गिफ्ट, भेंट मतलब भी गिफ्ट, और कहीं ना कहीं पदवियां का मतलब होता पोस्ट, है ना, पदवियां का मतलब क्या हुआ, पोस्ट। अब यहां देखोगे, कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य में योग्य व्यक्तियों को उपहार, भेंट या पदवियां दी जाता था। पदवियों का अर्थ है उपाधि या लकब। उपाधि जैसे कि आपको पता है, जैसे आपने पढ़ा हिस्ट्री में, इससे पहले वाला चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है कि गांधी जी को क्या दिया गया था, केसरे हिंद का उपाधि दिया गया था। उपाधि का मतलब पदवी, केसरे हिंद का पदवी दिया गया था, यानी लकब दिया गया था। क्यों, क्योंकि भारतीय सेना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय सेना किनके तरफ से साथ दिए थे, इंग्लैंड की तरफ से साथ दिए थे, इसलिए इंग्लैंड के अधिकारी, इंग्लैंड खुश होकर के गांधी जी को क्या दिए थे, केसरे हिंद का उपाधि दिए थे। लेकिन बाद में वो त्याग दिए थे उस उपाधि को, क्योंकि फिर दूसरा विश्व युद्ध में बिना बोले भारतीय सैनिकों को अंग्रेज अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भारतीय सैनिक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की तरफ से लड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज हो जाता है। तो उपाधि या लकब, खिताब, मुगल बादशाह युद्ध जीत जाने के बाद विशाल पदवियां ग्रहण करते थे। पदवियां आप अर्जित भी कर सकते थे या आप पैसे देकर भी पदवियां ग्रहण कर सकते थे। मतलब अगर आपको कोई पद लगाना है, अपने नाम के आगे कुछ लगाना है, तब को आपको परमिशन लेना पड़ेगा आपको ना, मुगल बादशाह से, ठीक है। उसके बाद जैसे मीर खान ने अपने नाम के आगे अलिफ अथवा अ अक्षर लगाने के लिए, अमीर खान करने के लिए, मीर खान अपना नाम को अमीर खान करने के लिए, देखो ये क्या है, मीर खान है ना, ये क्या है, मीर खान, इससे पहले अ लगा देंगे तो अमीर खान हो जाएगा। तो मीर खान अपना नाम को अमीर खान, ऊपर सबसे पहले अ की पदवी लगाने के लिए क्या किया इन्होंने, है ना, इनको 1 लाख रुपया देना पड़ा था औरंगजेब को, है ना, 1 लाख रुपया देना पड़ा था, तब औरंगजेब उनको अ की पदवी दी थी। जिस तरह से केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को दिया गया, उसी तरह से औरंगजेब के द्वारा अ की उपाधि मीर खान को दिया गया, जिसके कारण मीर खान का नाम बदल के क्या हो गया, अमीर खान हो गया, ठीक है। चलो अब देखेंगे, मिर्जा राजा की उपाधि मुगल बादशाह औरंगजेब ने दो सबसे बड़े रईसों जय सिंह और जनमत सिंह को दी थी। मिर्जा राजा, है ना, मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब ने किसको दिया था, जय सिंह और जनमत सिंह को दिया था। इतना आप लोग याद रखिएगा, जो सबसे बड़े रईस थे, मतलब काफी ज्यादा, मतलब धन संपत्ति काफी ज्यादा था उनके पास। अन्य उपहारों में, अब उपहार मतलब गिफ्ट, अन्य उपहारों में जामा भी सम्मिलित था, सरप्पा, है ना, मतलब जामा का मतलब पहनने वाला, सरप्पा सर से पांव तक एक अन्य उपहार था, जिसके 3 हिस्से हुआ करते थे, पगड़ी, जामा और पटका, ठीक है। सरप्पा, सरप्पा जो है ये कहने उपाधि होता था, पगड़ी, जामा और पटका ये आप पहन सकते थे, जिसको सरप्पा कहते हैं। अब देखो लिपिक क्या होता है, लिखने का काम करने वाला कर्मचारी, मुंशी या क्लर्क को हम लोग लिपिक कहते हैं। मतलब जो भी उस समय के राजा के अभिलेख लिखते थे, जो लिखने का काम करते थे पत्थर में, अभिलेख में, तो उनको क्या कहा गया, लिपिक अधिकारी कहा गया। उसके बाद सूबा का मतलब होता राज्य यानी प्रांत। जैसे कि आपको पता है 16 महाजनपद के बारे में जानते हैं, तो महाजनपद का मतलब होता है, जनपद का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, यानी जनपद का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, यानी एक जिला के बराबर एरिया। बहुत सारे जनपद मिल जाएंगे तो एक महाजनपद बन जाएगा, जो एक राज्य यानी एक साम्राज्य के बराबर हो जाएगा। तो सूबा का मतलब हुआ एक राज्य या विभाग, है ना, ये चीज हो जाता है। आगे देखिएगा, मुगल कालीन प्रशासन के बारे में है, इसको अच्छी तरह से देखना है, फिर हम लोग ये चैप्टर द एंड करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और ज्यादा नहीं है, जल्दी सारा चीज कंप्लीट करेंगे क्या, उसके बाद फिर जो है इसका ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, सारा चीज कंप्लीट कर दिया जाएगा। मात्र इसके बाद 9 चैप्टर, 4 चैप्टर बचेगा, फिर उसको हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे।
चलिए समझ में आ रही है थोड़ा बहुत भी। और वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, आप लोग जितने भी बच्चे हैं वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बात समझ में आई? शेयर वगैरह जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं मुगल कालीन प्रशासन के बारे में। ध्यान से कहा जाता है कि प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था। सूबा का मतलब क्या हुआ? एक राज्य के बराबर जो क्षेत्र है, जैसे कि बिहार एक सूबा है, ठीक है। तो सूबा के अंदर कई मतलब सरकार बटी हुई थी, है ना। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा समूह था। लिपिक का मतलब लिपि लिखने वाला जो अधिकारी है, जो क्लर्क हैं, उनका बहुत बड़ा समूह था। वो लोग काम में लगे रहते थे, हर जगह लिखते रहते थे। कभी अभिलेख लिखते थे, कभी नक्काशी करते थे, कुछ न कुछ करते रहते थे। जैसे लेखाकार, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे जो तकनीकी रूप से अधिकारी थे, ठीक है। दीवान या वित्त मंत्री आर्थिक विषयों में यह बादशाह का प्रतिनिधित्व करता था। अकबर के समय मुजफ्फर खान और टोडरमल इस पद पर नियुक्त किए गए थे, है ना। मुजफ्फर खान और टोडरमल को उन्होंने वित्त मंत्री बनाया था। वित्त मंत्री का मतलब होता है दीवाने अशरफ, जिसको दीवाने आला भी कहते हैं, ठीक है। या अरबी फारसी भाषा है दीवाने अशरफ, दीवाने आला। अब देखिएगा मीर बख्शी के बारे में है। तो मीर बख्शी के बारे में दिया गया, क्योंकि मुगल बादशाह में इनका भी योगदान काफी ज्यादा होता है। मीर बख्शी सेना संबंधी सभी काम देखता था। यानी मुगल बादशाह का जो, अकबर का जो सेना संबंधी जितने भी काम होते थे उनका देखरेख कौन करते थे? मीर बख्शी करते थे। यह सेना, मनसबदार और घोड़ा संबंधी व्यवस्था देखता था। यानी युद्ध लड़ने के लिए घोड़ा का योगदान काफी ज्यादा होता था। घोड़ा का इस्तेमाल किया जाता था। तो घोड़ा संबंधी सारा व्यवस्था ये देखता था। फारसी भाषा को मुगल शासन की भाषा बना दिया गया, परंतु ग्राम लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल होता था, ठीक है। स्थानीय जमींदारों तथा मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच कई बार संसाधनों और सत्ता के बंटवारे को लेकर के लड़ाई हो जाता था, संघर्ष हो जाता था, और जमींदारों को पढ़ाए किसानों का समर्थन मिलता था, है ना। ये मुगल साम्राज्य में लड़ाई का जड़ जो था वो जमीन था। स्थानीय जो जमींदार और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले होते थे, मुगल साम्राज्य के जो अधिकारी होते थे, तो जमींदार और अधिकारी के बीच ले लड़ाई। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि किसानों को संरक्षण कौन देता था? जमींदार देते थे। जमींदार किसानों को जमीन देते थे, और वो बेचारा किसान खेती करते थे उस जमीन में, और अपना जीवन यापन करते थे, अपना खाना पीना भेट पेट भरण पोषण करते थे। तो किसान किसका देगा? राजा का देगा। राजा का यानी मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधित्व, यानी मुगल साम्राज्य के अधिकारी का देगा, या फिर अपने जमींदार का देगा? जाहिर सी बात है जमींदार का देगा, क्योंकि जमीन नहीं मिलेगा उसको, जमींदार का वो सपोर्ट करेगा। ये चीज हो जाता है, ठीक है। अब देखो मुगल काल में इतिवृत्त की रचना, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे। इतिवृत्त का तो हम लोग समझते हैं मतलब ना। इतिवृत्त का मतलब क्या होता है? इतिवृत्त का मतलब होता है राजा के इतिहास के बारे में जिस ग्रंथ में लिखा गया है उसको कहेंगे इतिवृत्त। इतिवृत्त खुद लिखते थे वो लोग, या फिर किसी को लिखवाते थे, ठीक है। तो मुगल काल में इतिवृत्त की रचना कैसे हुई इसको देखेंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में जानने के लिए या उसके दरबार के बारे में जानने के लिए इतिवृत्त को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये इतिवृत्त बादशाहों द्वारा बनाए जाते थे। इनके लेखक साम्राज्य के दरबारी ही होते थे। इतिवृत्त में मुख्य तौर पर दरबार, अभिजात वर्ग, मुगल काल, है ना, ये सब चीज के बारे में लिखा गया है ना। ये सब चीज के बारे में इतिवृत्त में लिखा गया। मुगल काल में पांडुलिपि की रचना। पांडुलिपि तो आप समझते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका ऋग्वेद है उसकी अलग अलग पांडुलिपि को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से इकट्ठा करने में 500 साल का समय लग गया, और 500 साल यानी 500 ईयर्स के बाद पूरा तरह से संकलन तैयार किया गया आपका ऋग्वेद का, ठीक है। तो ये होता पांडुलिपि किस में लिखा जाता था? उस समय पेड़ की छाल पर, पेड़ की पत्ती पर, या फिर किसी पत्थर पर लिखा जाता था, है ना। मुगल साम्राज्य की सारी पुस्तकें पांडुलिपि के रूप में थी, पांडुलिपि के रूप में था, है ना। अर्थात सभी पुस्तक हाथ से लिखी होती थी। पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु यानी बहुत ही कीमती वस्तु के रूप में देखा जाता था। मुगल काल में एक शाही किताब खाना था, यानी लाइब्रेरी था। शाही किताब खाना उसको कहा जाता है। किताब खाना मतलब लाइब्रेरी, किताब खाना मतलब लाइब्रेरी। यहाँ दरबार, यहाँ बादशाह की पांडुलिपियों को जमा करके रखा जाता था। ये पांडुलिपियों को हाथ से इसी जगह पर लिखा जाता था। इसी किताब खाना में पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। बात समझ में आ गई? ये हो गया पांडुलिपि। अब देखो आगे सुलेखन। सुलेखन का मतलब क्या होता है? सुलेख का मतलब समझ रहे हो? सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेखन, है ना। सुलेख का मतलब क्या होता है? सुंदर लेखन। बात समझ में आ गई? अब यहां देखो कहा जाता है कि सुंदर लिखने की कला, सुलेख अर्थात हाथ से लिखने की कला सबसे अच्छी कौशल मानी जाती थी, उसको कहता है सुलेखन, ठीक है। मुगल साम्राज्य में सुलेखक और चित्रकार को पुरस्कार और सम्मान भी मिलता था, है ना। इसके साथ उन्हें अच्छी पद में नौकरी भी मिलती थी। जो पांडुलिपि तैयार करता था उन्हें समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी, है ना। सुलेखन मतलब जो
चित्रकार होते थे, जो लेखक होते थे, सुलेख का मतलब सुंदर लिखना, जो सुंदर लिखते थे उनको राजा अपने पास बुला लेते थे, क्या करने के लिए, अपना संरचना लिखवाने के लिए, ठीक है, क्योंकि सुंदर राइटिंग राजा को मनमोहक कर लेते थे, ठीक है। 8 प्रकार की लेखन शैलियों प्रचलित थी, लेखन शैली प्रचलित था। इनमें अकबर को नास्तलिक शैली सबसे ज्यादा पसंद थी। नास्तलिक शैली को 5 से 10 वाला कलम से, स्याही वाला कलम से लिखा जाता था, ठीक है। अब देखो अगला, मुगल काल में चित्रकला। देखो चित्रकला का मतलब हुआ, जैसे कि किताबें लिखी जाती थी कोई घटना के बारे में, कोई युद्ध के बारे में, जिस किताब में चर्चा की जाती थी, तो लिखा जाता था उनको, लिखने के बाद 2-3 पेज खाली छोड़ दिया जाता था। और खाली इसलिए छोड़ दिया जाता था ताकि उस युद्ध का उसमें चित्र बनाया जा सके, फोटो चित्र बनाया जा सके स्याही से। और वो चित्र कौन बनाता था, चित्रकार बनाते थे। मतलब एक किताब को लिखने में एक लेखक भी होते थे, वो लिखते थे, कहानी को लिख दिए, कहानी को लिखने के बाद मतलब जिसके युद्ध के बारे में लिख दिए, युद्ध के बाद 2 पन्ना खाली छोड़ देंगे, पेज खाली छोड़ देंगे, और उस पेज में बाद में फिर चित्रकार क्या बनेगा, चित्र बना देगा, युद्ध का चित्र बना देगा, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। मुगल काल में चित्रकला काफी ज्यादा चरमोत्कर्ष, काफी ज्यादा पसंद था सब लोगों को, यानी अलग अलग टाइप का चित्र बनाना। और जहांगीर के काल में चित्रकला बहुत आगे निकल गया था, है ना। जब किसी पुस्तक में किसी घटना को दृश्य को रूप में दिखाना होता था, तो सुलेखक उसके आसपास के पन्नों को खाली छोड़ देते थे, यानी सुलेखक में जो लिखता था, चित्रकार बाद में खाली पन्नों पर चित्र बना देते थे। ये चित्र बहुत छोटे होते थे। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी को जादुई कला कहा था, है ना। और इस अबुल फजल इतिहासकार हैं, और उन्होंने चित्रकला को जादुई कला इसलिए कहा क्योंकि वो कहते थे कि किताब में जब चित्र बनाया जाता, किसी घटना के बारे में, किस युद्ध का चित्र बनाया जाता, तो ऐसा लगता कि सच ही मानो जीवित वहां चल रहा है, यानी बिल्कुल ये मतलब निर्जीव वस्तु को एकदम सजीव के रूप में वो दिखाने का काम करता है। इसलिए ये तारीफ करते हैं कौन, अबुल फजल। मुगल शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर को चित्रकला बहुत पसंद थी। जहांगीर के काल में चित्रकला काफी ज्यादा विकसित किया। और अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताओ चित्रकला सबसे ज्यादा किसके काल में विकसित किया, तो जहांगीर के काल में, ठीक है। हुमायूं फारस से अपने साथ 2 चित्रकार वीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को लाया था, है ना। चित्रकला मतलब ये लोग चित्रकार थे, ये कहां से थे, फारस से थे। तो इनको जहांगीर लेकर के आ गए थे, चलो मेरे साम्राज्य में, वहां लोगों को सिखाओगे। इसलिए जहांगीर के काल में चित्रकला इतना ज्यादा विकसित कर गई, ठीक है। अकबर ने काबुल में चित्रकला सीखी थी। पूछेगा कि राजा अकबर चित्रकला कहां सीखी थी, काबुल में। काबुल अभी क्या है, अभी अफगानिस्तान की राजधानी है। काबुल क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी, जहां अभी तालिबान की सरकार है। काबुल क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी है। अब देखो आईने अकबरी के अनुसार क्या कहा जाता है, कि आईने अकबरी के अनुसार अकबर के यहाँ 100 से ज्यादा चित्रकार थे। ये कहा जाता है, आईने अकबरी में लिखा गया है कि राजा अकबर के दरबारी इतिहास का दरबार में 100 से ज्यादा चित्रकार थे। अकबर सिर्फ अपना चित्र बनवाता था, मगर जहांगीर ने अपने चित्रों के अलावा शाही परिवार के सदस्यों और उच्च अधिकारियों के भी चित्र बनवाए। इसलिए जहांगीर के काल में चित्रकला और फेमस हो गई। लेकिन अकबर का गुण क्या था कि जो भी चित्रकार उनके दरबार में आते थे, वो सिर्फ अपना चित्र बनवाते थे, अलग अलग ड्रेस में, अलग अलग पोज में। जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं, अलग अलग ड्रेस में फोटो खींचते हैं, तो उसी तरह से वो अलग अलग पोज, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग आसन में, अलग अलग ड्रेस में वो हर एक चित्रकार से अपना ही चित्र बनवाते थे। लेकिन जहांगीर ने ऐसा नहीं किया। जहांगीर अपने अपना भी चित्र बनवाए, अपने परिवार के सारे लोगों का, और उनके दरबार में जो भी लोग थे, जो भी अधिकारी थे, उन सभी लोगों का उन्होंने चित्र बनाने का काम किया। इसलिए जहांगीर के काल में चित्रकला बहुत आगे निकल गया, ठीक है। अब देखो जहांगीर को चित्रकला इतना शौकीन था कि वो चित्र देखकर बता सकता था कि कौन सा भाग चित्र का किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया, है ना। इतना ज्यादा इनको चित्रकार में शौक था, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में चित्र निर्माण में चमकदार रंगों का इस्तेमाल होने लगा, शाहजहां के शासनकाल में। उसके बाद औरंगजेब के काल में चित्रकला का पतन हो गया। औरंगजेब जो है इस चित्रकला को आगे नहीं बढ़ने दिया। उसके बाद उनके बाद औरंगजेब के काल में चित्रकला का पतन हो गया। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखते हैं मुगल कालीन भाषा तुर्की से फारसी की ओर, क्योंकि पहले तुर्की भाषा बोलते थे, अब ज्यादा नहीं है ना। एकदम ध्यान से देखोगे, 2-4 टॉपिक है बस खत्म, मतलब 2-3 टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मुगल काल में जब जो राजा थे, तो वो क्या भाषा बोलते थे। मुगल काल में जो राजा थे वो कौन सा भाषा बोलते थे, वो बोलते थे तुर्की भाषा। लेकिन बाद में मुगल काल के दरबारी इतिहासकार लोग जो हैं, मतलब फारसी भाषा बोलने लगे। ऐसा क्या हो गया, ध्यान से देखो अच्छी तरह से। कहा जाता है कि मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। मुगल दरबारी इतिहास जो भी लिखे गए वो फारसी भाषा में। जाहिर सी बात है, अबुल फजल के द्वारा जो आईन अकबरी लिखा गया वो फारसी भाषा में है। तुर्की उनकी मातृभाषा थी, मतलब ये लोग तुर्की भाषा मातृभाषा थी, मतलब तुर्की भाषा लोग जानते थे। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की
गई जिनकी पकड़ फारसी भाषा में ज्यादा थी। मतलब अकबर जो अपने शासन काल का अपने ऑफिशियल जो लैंग्वेज बनाया, वो कौन सा लैंग्वेज को बनाया? फारसी भाषा को बनाया। राजा, शाही परिवार के लोग तथा दरबार के विशिष्ट सदस्य इस फारसी भाषा को बोलते थे। आगे चलकर यह भाषा प्रशासन की भाषा बन गई तथा इसे लेखकों ने भी अपना लिखना स्टार्ट कर दिया। स्थानीय मुहावरों का प्रयोग करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया। मतलब फारसी भाषा अब भारतीयकरण हो गया, मतलब फारसी फारसी मतलब फारसी भाषा को भारत में भी बोला जाने लगा, भारतीयकरण हो गया। फारसी तथा हिंदवी भाषा के पारस्परिक संपर्क से, याद रखो कि ये लाइन काफी इंपोर्टेंट है। पारस्परिक फारसी भाषा और हिंदी भाषा, हिंदवी मतलब हिंदी में, हिंदवी मतलब भारत की भाषा, हिंदुस्तान की भाषा। हिंदुस्तान की भाषा क्या है? हिंदी। तो फारसी और हिंदी भाषा का पारस्परिक संपर्क से एक नया भाषा निकल गया जिसको क्या कहते हैं? उर्दू कहते हैं। तो उर्दू भाषा कैसे निकला है? फारसी और हिंदी भाषा का संयुक्त रूप से क्या बना है? उर्दू भाषा बना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आपका होम साइंस होगा तो वहां कलर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। प्राइमरी कलर तीन होते हैं, लाल पीला, लाल पीला नीला, लाल पीला नीला, है ना, वो होते हैं तीन कलर। लाल पीला नीला ऐसे होता है ना, हमको पता है जहां तक। लाल और पीला है ना आपका प्राइमरी कलर, लाल पीला नीला आपका तीन प्राइमरी कलर है, ठीक है। और प्राइमरी कलर को दो को आपस में मिलाकर के तब द्वितीय कलर बनता है, समझ गए? तो उसी तरह से ये दोनों प्राइमरी लैंग्वेज है। अब दोनों प्राइमरी लैंग्वेज को मिक्स कर दिए तो एक और सेकेंडरी लैंग्वेज बन गया जिसको नाम क्या पड़ गया? उर्दू पड़ गया। इसलिए उर्दू की उत्पत्ति कहां से हुई है? भारत से हुई है, ठीक है। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास की किताब फारसी भाषा में लिखे गए थे। मुगल बादशाहों ने महाभारत तथा रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद करने का हुक्म दे दिया। मतलब जो महाभारत और रामायण है ना, महाभारत और रामायण का भी अनुवाद यानी उसका ट्रांसलेशन करने का मतलब हुक्म दे दिया अपने दरबारी इतिहासकार को, अपने दरबार के लोगों को कि भाई महाभारत और रामायण में क्या क्या लिखा है उनको भी ट्रांसलेट करो फारसी भाषा में, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा है, क्योंकि जानने की इच्छा होती है। क्योंकि किताब में क्या लिखा है सारे लोगों को जानने की इच्छा होती है। महाभारत का अनुवाद कैसे किया गया था पता है? रजमनामा। रजमनामा यानी युद्धों की किताब, उनका क्या नाम रखा गया था? रजमनामा यानी युद्धों की किताब, क्योंकि महाभारत में महाभारत युद्ध के बारे में लिखा गया। महाभारत महाकाव्य में किसके बारे में लिखा गया? महाभारत युद्ध के बारे में लिखा गया, क्योंकि कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध हुआ था उसका विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है उसमें। इसलिए वो लोग जब पढ़े उसको तो भाई इसमें तो सिर्फ युद्ध के बारे में लिखा है, इसलिए उन्होंने क्या नाम रख दिया? रजमनामा। रजमनामा का मतलब युद्धों की किताब, ठीक है। अब चलते हैं मुगल काल में त्योहार, उसके बाद दो ही टॉपिक है, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मुगल काल में कोई भी त्योहार हो, जैसे कि आपका वर्षगांठ, ईद, शब बारात, होली त्योहार, ये सारे अच्छे तरीके से मनाए जाते थे। और मुगल काल के दरबार के जो मुगलकालीन दरबार के जो राजा होते थे उनका जन्मदिन भी बड़े धूमधाम तरीके से मनाया जाता था, ठीक है। अब यहां देखेंगे आदर्श राज्य किसको कहा जाता है? आदर्श राज्य एक दैवीय प्रकाश दरबारी इतिहासकार ने कई साक्ष्यों का उदाहरण देते हुए यह दिखाने की कोशिश की कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति प्राप्त हुई है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने अपनी तुलना देवी देवताओं से किया है ना। अपनी तुलना देवी देवताओं से इसलिए किया है ताकि उनको आम लोगों का समर्थन मिल सके। उसी तरह से आदर्श राज्य कहने का मतलब प्रकाश किया गया। मुगल दरबार में भी वही काम हुआ। कुछ लोगों ने कहा राजा को बहुत बेहतर तरीके से दिखाने के लिए, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को ईश्वर ने शक्ति दिया, अल्लाह ने शक्ति दिया, गॉड ने, खुदा ने शक्ति दिया है, इसलिए वो विशिष्ट हैं, है ना, इसलिए उनको हम लोगों को समर्थन देना है और वो राजा बन के रहे, ठीक है। आगे है दरबारी द्वारा लिखा गया दंत कथा जिसका नाम एक मंगोल की रानी अलानु का अलानु अलानु कुआ की कहानी, है ना। एक मंगोल की रानी अलान कुआ की कहानी, एक मंगोल की रानी अलान कुआ की कहानी एक दंत कथा है। इसमें रानी अपने शिविर यानी छावनी में आराम कर रही थी। वो रानी आराम करते हुए सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हो गई। ये लिखा गया है क्योंकि जो मुगल दरबार के जो राजा हैं, मुगल दरबार के राजा कौन थे? सबसे पहले स्थापना किसने किया था मुगल का? बाबर ने किया था। तो बाबर के पिताजी तुर्की थे, तुर्क भाषा बोलते थे, मतलब तुर्की खानदान का था। और उनकी माँ जो थी वो मंगोल से थी, समझ गए, उनकी माँ मंगोल से थे। इसलिए एक दंत कथा लिखा गया है कि मंगोल की रानी, उनकी माँ का जन्म उस मंगोल की रानी से हुआ था। उनकी माँ का जन्म उनकी मतलब मुगल साम्राज्य के जो राजा हैं उनकी माँ का जन्म मंगोल की रानी से हुआ था, क्योंकि उनकी जो मुगल साम्राज्य के ननिहाल है, मतलब नानी का घर मंगोलिया में, और बाप का घर कहाँ? तुर्की में। तो उनकी माँ का संबंध कहाँ से हो गया? मंगोल से हो गया। और मंगोल में जो रानी थी, एक कहानी है दंत कथा, एक मंगोल की रानी
अलान कुआ की कहानी। इसमें रानी को एक शिविर में बैठते हुए दिखाया गया है और वो दिखाया गया है कि वो आराम करती है और सूर्य की किरणें आती है और उसको गर्भवती कर देती है ना। इस रानी के कोख से जो संतान जन्म लिया था वो संतान पर दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। हाँ, ये कहा जाता है कि वो संतान जो जन्म लिया उस रानी के कोख से, पेट से, तो वो दैवीय मतलब प्रकाश का उसमें प्रभाव था, यानी ईश्वर गॉड भगवान के प्रकाश का उसमें प्रभाव था, है ना। जो इस प्रकार दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रकाश स्थानांतरित हो गया। उसी तरह से ये प्रकाश मुगल साम्राज्य के राजाओं में भी है, इसलिए वो ईश्वर का रूप है ना। कहां से कहां लॉजिक घुसा जा रहा है, लॉजिक किस तरह से दिया जा रहा है, देख रहे हो, है ना। पहले के जमाने में लेखक या फिर जो भी दरबारी इतिहासकार होते थे, जो भी पढ़े लिखे लोग होते थे, वो लोग किस तरह से आराम से लोगों को बेवकूफ बना देते थे। ठीक है, चलो अब यहाँ जो है मुगल साम्राज्य में कोई ऐसा कानून नहीं था। मुगल साम्राज्य में कोई ऐसा कानून नहीं था जो निर्धारित करे कि बादशाह के पुत्रों में से कौन बादशाह पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। मतलब मुगल दरबार में कोई ऐसा कानून नहीं था कि राजा अगर मर गया तो राजा को 4 गो बेटा है, तो 4 गो बेटा में से कौन राजा बनेगा, इसका कोई कानून नहीं था, इसका कोई नियम नहीं था। ठीक है, आगे है कि अकबर के शासन के अंतिम भाग में जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन बाद में जहांगीर को माफ कर दिया गया। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य की बात करें तो ऑटोमन साम्राज्य और मुगल साम्राज्य का संबंध कैसा था, ध्यान से देखो। यहां सिर्फ व्यापार का संबंध होता है, क्योंकि दोनों साम्राज्य आपस में व्यापार करते हैं। तो मुगल साम्राज्य के राजा कहते हैं कि हमारे देश के जो हिंदू भाई हैं वो अगर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा कर उनसे नहीं लिया जाना चाहिए, और वो लोग जहां भी अपना कुछ करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, उनसे ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए उनको, उनको रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ एक तरह से संबंध कहीं ना कहीं व्यापारिक ही देखा जाता है। तीर्थ यात्रा और व्यापार ओटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध इस पैमाने पर रखा कि वो ओटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को जारी रख सके। मतलब जो ओटोमन साम्राज्य का क्षेत्र है, जो उसके अंडर में आता है, उस क्षेत्र में मुगल साम्राज्य का जो भी व्यापारी, जो भी तीर्थयात्री जाएगा, उनकी रक्षा वो करेगा, है ना। इसके बदले वो जो भी लेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य के बीच कैसा संबंध था, व्यापार का संबंध था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आ गया होगा। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर 9 आपका समाप्त हो गया बाबू। अब इसका एक क्लास और होगा जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करेंगे। एक क्लास के बाद चैप्टर 9 हो गया, उसके बाद 10, 11, 12, 13 बस आपका, क्योंकि 10 करेंगे तो बाकी जो 4 चैप्टर वो वन शॉट में होगा, और बहुत आसान चैप्टर है वो सब, बहुत बिल्कुल आसान है। ठीक है, बहुत कम कम थ्योरी दिया गया, वो सब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हमको समय दो, ज़्यादा नहीं, सप्ताह दिन का समय दो, 8-9 दिन का समय दो, लगभग आपका समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, पॉलिटिकल कंप्लीट हो गया, होम साइंस कंप्लीट हो गया, साइकोलॉजी कंप्लीट हो गया, तो लगभग सभी चीज़ कंप्लीट हो गया। तो अब कुछ नहीं बचा है, बस सिर्फ 2-3 चैप्टर इसका बचा हुआ है, और हिंदी का आपकी क्लास बची हुई है व्याकरण की, वो आपको करा जाएगा, और डे 1 डे 2 के अंतर्गत आपका काव्य खंड बचा हुआ बस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आ गया होगा। और जो भी बच्चे अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखें वो देख लीजिएगा, और आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी बच्चे हैं सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।